हेलो दोस्तों, मैं बबीता भास्कर। आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास में। उसका नाम है ध्वनि यानी कि साउंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम साउंड यानी कि ध्वनि पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले ध्वनि किससे कहते हैं, ध्वनि क्या है। तो जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं, जो हम अपने कानों द्वारा सुनते हैं वह हमारी ध्वनि कहलाती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रोज की दिनचर्या में हम कोई ना कोई आवाज सुनते ही रहते हैं। तो देखते हैं उदाहरण में, जैसे सड़क पर वाहनों के हॉर्न। सड़क पर जब वाहन जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ उनसे जो आवाजें निकलती हैं यानी कि हॉर्न निकलते हैं, उसकी आवाज। किसी पार्क में पक्षियों के कलरव की आवाज। पक्षियों के पार्क में जो है चहचहाट यानी कि पार्क में ही क्यों हर जगह दोस्तों जो है सुनाई पड़ती है पशु पक्षियों की आवाज। जितनी भी आवाजें दोस्तों सुनाई पड़ती हैं वो सब जो है हमारी ध्वनि कहलाती हैं। आगे देखते हैं, वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि निकलती है। वस्तु में अगर दोस्तों वस्तु में अगर कंपन होती है, कंपन के कारण ही जो जो है हमारी ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे देखते हैं, बोलने से जो ध्वनि हमारी उत्पन्न होती है वो होती है वाक तंत्रियों में या फिर स्वर तंत्रियों में। यानी कि जब हम आवाज से बोलते हैं यानी कि तब हमारे स्वर में जो है स्वर के तंत्रियों में जो है कंपन होता है, उसी की वजह से ध्वनि निकलती है। आगे देखते हैं, ध्वनि की प्रकृति एवं विभिन्न माध्यमों में संचरण। ध्वनि की प्रकृति एवं विभिन्न माध्यमों में संचरण। इसके अंतर्गत देखते हैं, पहले ध्वनि का संचरण देखते हैं। रीडिंग, ध्वनि का संचरण पहले देखते हैं। तो ध्वनि को चलने के लिए दोस्तों कणों की आवश्यकता होती है। एक कण दूसरे कण को धकेल कर आगे बढ़ता है। ध्वनि का संचरण वही कहलाता है। यहाँ पर डबल बार लिखा है दोस्तों, एक बार काट देंगे। तो आगे बढ़ना है दोस्तों, ध्वनि का संचरण कहलाता है। मान लीजिए कहीं लाउड स्पीकर लगा है या फिर जो कहीं लाउड स्पीकर यानी कि इस तरीके से जो बाजा लगता है हमारा, जो पहले के तरीके से लगता था, ऐसे होता था, जो बाजा होता था इस तरीके से जो होता था हमारा आवाजें निकलती थी। जो मान लीजिए ऐसा कोई साउंड या बाजा बजने के लिए लगा है, तो इससे जो ध्वनि हमारी निकल रही है तो कण के माध्यम से निकलेगी। तो एक कण दूसरे कण को ऐसे ऐसे धकेल कर जो है आगे बढ़ना ही दोस्तों जो है ये हमारा कहलाता है। ध्वनि को चलने के लिए कणों की आवश्यकता होती है। एक कण दूसरे कण को धकेल कर आगे बढ़ना ही ध्वनि का संचरण कहलाता है। यही हमारा जो एक कण दूसरे कण को दोस्तों धकेल कर आगे बढ़ता है, इसी को ध्वनि संचरण कहते हैं या कहलाता है। ये चाहे ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। ये चाहे ठोस द्रव गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे देखते हैं, वायु में भी हो सकता है, वायु में भी होता है, विभिन्न गैसों में होता है, जल स्टील आदि में होता है। अब देखते हैं आगे, ध्वनि की प्रकृति। ध्वनि की प्रकृति क्या है? तरंगों की प्रकृति ध्वनि है। तरंगों की प्रकृति जो है ध्वनि है, जो तरंगों के माध्यम से चलेगी, जो कि तरंगों के माध्यम से चलेगी। ये तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। आगे देखते हैं, ये माध्यम में ही संचारित होंगी। ये माध्यम में ही संचारित होंगी क्योंकि इनको चलने के लिए कण की आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। आगे है अब इसमें तरंग यानी कि वेव। वेव क्या है? ये जो है दो प्रकार की होती हैं। पहला है हमारा यांत्रिक तरंगे, दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो पहला देखते हैं हम यांत्रिक तरंगे क्या है। मैकेनिकल वेव भी जो है यांत्रिक तरंगों को मैकेनिकल वेव भी कहते हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं, ये माध्यम में ही चल सकती हैं। यांत्रिक तरंगे जो होती है हमारी, ये माध्यम में ही चल सकती हैं क्योंकि इनको चलने के लिए माध्यम के कणों की आवश्यकता होती है। ये दो प्रकार की होती हैं। पहला है इसमें अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि इसको लॉन्गिड्यूनल वेव कहते हैं। लॉन्गिड्यूनल वेव कहते हैं दोस्तों।
लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग को। इसमें देखते हैं, मान लीजिए कोई स्प्रिंग लगी है, ये हमारी, ये जो इस तरीके से जो हमारे दिखाए, कहीं कहीं घने दिखाई गए हैं और कहीं कहीं इस तरीके से लंबवत दिखाई गई है रेखा हमारी जो है। ये जो घनी रेखा हमारी दिखाई गई है, ये समपीडन कहलाती है। इसी को दोस्तों समपीडन कहते हैं। और समपीडन का अर्थ होता है दोस्तों पास पास आना, पास पास आना। और यहाँ पर जो इस तरीके से रेखा दिखाई गई है, इस तरीके से, इसको विरलन कहते हैं, यानी कि दूर दूर जाना, दूर जाना, विरलन का दूर जाना अर्थ होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब दूसरा है हमारा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग को दोस्तों ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए दो तीर लगी हुई है हमारे, यहाँ पर बीच में से रस्सी बंधी हुई है हमारी। अगर हम रस्सी को उंगली से ऐसे ऐसे नीचे करके और छोड़ देते हैं तो हमारी रस्सी इस तरीके से कुछ हिलती हुई आगे बढ़ेगी। तो जो हमारे नीचे से ऊपर की तरफ, जो ये ऊपर की तरफ उठी हुई ये भाग है दोस्तों, इसको हम श्रृंग कहते हैं, इसको श्रृंग कहते हैं। और जो नीचे फिर ऊपर से नीचे जो आती है, इसको रस्सी हिलने की क्रिया कहते हैं। और इसी को हम गर्त कहते हैं। जो रस्सी हिलने की क्रिया होती है उसको गर्त कहा जाता है। ये जो नीचे का पार्ट है, जब ऊपर से रस्सी नीचे की तरफ आती है, इसको गर्त कहा जाता है। और जो ऊपर जाती है, ऊपर वाले भाग को दोस्तों, ऊपर से नीचे आती है, उस नीचे वाले को गर्त, ऊपर वाले को श्रृंग कहते हैं। ये जो किनारे का पोर्शन है हमारा, इसको क्रस्ट कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव भी कहते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव भी कहा जाता है। इसमें सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, सभी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती इन्हें। विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ये खाली स्थान में, यानी कि निर्वात में तेजी से चलती हैं। ये खाली स्थान में निर्वात में तेजी से चलती हैं। जैसे कौन कौन सी तरंगे होती हैं वो, जैसे प्रकाश तरंगे हो गई और एक्सरे तरंगे हो गई ये हमारी। आगे देखते हैं ध्वनि का आवर्तकाल। ध्वनि का आवर्तकाल कामा आवृत्ति एवं तरंग दैर्घ्य देखते हैं। इसमें पहले ध्वनि का आवर्तकाल देखते हैं। तो ध्वनि का आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय ध्वनि का आवर्तकाल कहलाता है, या कहते हैं। समय को दोस्तों टी से प्रदर्शित किया जाता है। मापने के लिए सेकंड का इसमें प्रयोग करते हैं। मापने के लिए जो है इसका मात्रक समझ लीजिए सेकंड है इसका, चाहे मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं सेकंड में, या फिर इसका मात्रक भी सेकंड है। आवृत्ति देखते हैं। इसमें आवृत्ति क्या है, तो एक सेकंड में तय किए गए चक्करों की संख्या ही हमारी आवृत्ति कहलाती है। एक सेकंड में जो तय किया गया चक्कर होता है दोस्तों, उस संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज, यानी कि HZ से इसे प्रदर्शित किया जाता है, हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। अब देखते हैं आयाम। आयाम क्या है, एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन, एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन ही हमारा आयाम कहलाता है। विस्थापन का अर्थ दोस्तों जो सबसे शॉर्टकट रास्ता, यानी कि छोटा रास्ता, उसी को विस्थापन कहा जाता है। और एक चक्कर में तय किया गया विस्थापन ही हमारा आयाम कहलाता है। अब देखते हैं इसमें तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है, एक चक्कर में तय की गई लंबाई, एक चक्कर में तय की गई लंबाई को तरंग दैर्घ्य यानी कि लैम्डा से इसे प्रदर्शित किया जाता है। तरंग दैर्घ्य हमारी कहलाएगी। इसका जो मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर। इसका देखते हैं आगे आवर्तकाल। आवर्तकाल को टी से प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, आवृत्ति को एन से। तो आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम होता है। यहाँ पर देखते हैं
टी प्रोपोर्शनल एक बटे एच, या फिर 1/n है दोस्तों, एच नहीं n है, और n प्रोपोर्शनल 1/t, यानी कि आवर्तकाल प्रोपोर्शनल 1/आवृत्ति, या फिर आवृत्ति प्रोपोर्शनल 1/आवर्तकाल होगा हमारा यहाँ पर, जो इसका सूत्र होगा। अब देखते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की चाल क्या है? आवृत्ति चाल तथा तरंगदैर्घ्य में v बराबर n लैम्डा होता है। n लैम्डा संबंध होता है इसका। ध्वनि की चाल जो होती है वो होती है बी हमारी, हाँ, ध्वनि की चाल हमारी बी से दोस्तों इसे प्रदर्शित किया जाता है। माध्यम की प्रत्यास्था जो होती है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, और जो घनत्व है इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो सूत्र बनेगा वो बनेगा हमारा v बराबर √E/d होगा। आगे है ताप वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप वृद्धि के साथ ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। 1 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाने पर 0.61 से ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है, यानी कि 0.61 से ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है। उदाहरण देखते हैं इसमें। एक तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य 2 मीटर है। तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया है हमारा आवृत्ति हमारी 100 है, और लैम्डा यानी कि जो हमारा यहाँ पर, हाँ, तरंग दैर्घ्य है, जो हमारे तरंग दैर्घ्य वो है 2 मीटर। यहाँ पर जो पूछा गया हमारा तरंग की चाल यानी कि भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि तरंग की चाल पूछी गई, यानी कि ज्ञात करना है हमें। तो v बराबर n लैम्डा हो जाएगा हमारा इसका सूत्र। तो v बराबर 100 हर्ट्ज गुणे 2 मीटर, और यहाँ पर 100 को 2 से गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारा आ जाएगा 200 मीटर प्रति सेकंड। 200 मीटर सेकंड आ जाएगा हमारा, 200 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर होगा। तो आगे देखते हैं दोस्तों अब ध्वनि के गुण देखते हैं। तो ध्वनि के जो गुण है वो निम्न प्रकार है। इसमें पहला देखते हैं ध्वनि का तारत्व अथवा पिच। ध्वनि का तारत्व अथवा पिच, तो इसके अंतर्गत देखते हैं तारत्व ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि का मोटा या पतला होने का पता चलता है। तारत्व के ही माध्यम से दोस्तों हमें आवाज का मोटी या पतली आवाज बोलने पर इसका पता चलता है। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि के तारत्व की माप संभव नहीं है। पुरुषों की आवाज की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज उच्च तारत्व की होती है, यानी कि तेज गति की होती है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज। और किसी की आवाज यानी कि किसी की ध्वनि के तारत्व को जो है माप पाना असंभव है, यानी कि संभव नहीं है। दूसरा है हमारा प्रबलता। प्रबलता क्या है? प्रबलता के आधार पर कोई ध्वनि कान को धीमी या तेज सुनाई पड़ती है। प्रबलता के आधार पर यानी कि प्रबलता के माध्यम से ही दोस्तों हमें जो आवाज सुनाई पड़ती है इसका पता चलता है कि तेज या धीमी, इसका पता चलता है धीमी या तेज आवाज जो सुनाई पड़ती है। प्रबलता ध्वनि के आयाम के वर्ग के समान अनुपाती होती है। प्रबलता का मापन डेसिबल में करते हैं। डेसिबल डेसी हो गया दोस्तों, बी से बल, डेसिबल में करते हैं। प्रबलता कानों की सुग्राहिता पर निर्भर करता है। कानों की सुनने की क्षमता पर दोस्तों निर्भर करता है प्रबलता। अब देखते हैं विभिन्न माध्यम से ध्वनि की प्रबलता क्या होती है। तो ध्वनि इधर जो है ध्वनि स्रोत लिखा है हमने, और इधर है प्रबलता की प्ररास। तो यहाँ पर देखते हैं सामान्य श्वसन जो है होता है कितने डेसिबल में होता है दोस्तों। जो सामान्य श्वसन हम लेते हैं वो हमारा 10 डेसिबल में होता है, यानी कि
10 डेसिबल में होता है। और दूसरा है हमारा जो फुसफुसाहट की आवाज़, यानी कि बहुत ही धीमी आवाज़ में जो हम बात करते हैं, यानी कि जिसे फुसफुसाहट कहते हैं, वो हमारे कितने डेसिबल में आवाज़ होती है? वो होती है हमारी 20 डेसिबल में वो आवाज़ होती है। और जो है उसके आगे सामान्य जो बातचीत हम करते हैं वो हमारा सामान्य बातचीत वो हमारा 60 डेसिबल में हम करते हैं सामान्य बातचीत। आगे है व्यस्त ट्रैफिक जाम जो होता है रोड पर दोस्तों, व्यस्त रहती है रोड, काफ़ी जाम लगे होते हैं वाहनों से, वो जो है कितना डेसिबल की जो है आवाज़ होती है? तो 70 डेसिबल में वो आवाज़ें होती हैं हमारी। और आगे है फैक्ट्री की औसत। फैक्ट्री की औसत जो फैक्ट्रियों से आवाज़ निकलती है दोस्तों, वो कितने डेसिबल में निकलती हैं? तो वो 80 डेसिबल में हमारी होती हैं वो आवाज़ें। आगे देखते हैं ध्वनि। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता समान पुरुषों के लिए क्या होनी चाहिए दोस्तों? देखते हैं तो जो ध्वनि की तीव्रता होनी चाहिए सामान्य पुरुषों के लिए या महिलाओं के लिए 60 से 80 डेसिबल हमारे सुनने की क्षमता के लिए सबसे अच्छी मानी गई है दोस्तों। यानी कि पुरुषों और स्त्रियों सभी के लिए जो है जो मानी गई है वो 60 से 80 डेसिबल जो है मानी गई है। जो तरंगे होती हैं, इनमें जो तरंगे होती हैं हमारे कानों के लिए अच्छी होती हैं, इसलिए 60 से 80 डेसिबल हमारे कानों के लिए अच्छा माना गया है। अगला है गुणता। गुणता यानी कि क्वालिटी। इसके अंतर्गत देखते हैं गुणता के आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्तियों समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर किया जाता है। यानी कि दो वाद्य यंत्र, यानी कि जो भी बजाने के हमारे, जैसे हो गया ढोल हो गया या सितार हो गया दोस्तों, या हारमोनियम हो गया, सारंगी हो गई, इन वाद्य यंत्रों को अगर हम बजाते हैं तो इनकी जो है ध्वनियों में हम किस प्रकार से अंतर करते हैं यही बता रहा है। जैसे देखते हैं इसमें हारमोनियम हो गया, सितार और सारंगी से समान आवृत्ति की ध्वनियां उत्पन्न की जाएं। अगर समान तरीके से, यानी कि एक ही ध्वनि में एक ही डेसिबल की ध्वनि में जो है सामान्य ध्वनियां वो उत्पन्न की जाए तो उन्हें सुनते ही उनके उत्पादन स्रोत का ज्ञान हो जाता है। उन्हें सुनते ही ये अनुभव हो जाता है कि कौन सी ध्वनि कौन से वाद्य यंत्र की है। आगे देखते हैं तीव्रता। तीव्रता को दोस्तों इंग्लिश में इंटेंसिटी कहते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड किसी एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ध्वनि ऊर्जा की मात्रा ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। देखते हैं तीव्रता, यहाँ पर यल प्रोपोर्शनल आयाम स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर। यहाँ पर जो तीव्रता है दोस्तों वो यल से प्रदर्शित किया गया है, प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, यानी कि ये हमारी तीव्रता हो गई, और ये ए स्क्वायर जो है हमारा यल जो है तीव्रता हो गई, प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर जो है ये हमारा आयाम हो गया। ये आगे देखते हैं दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो पहले जो होती है ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा वो होती है हमारी ठोस में। ठोस में पहले क्यों होती है? इसमें जो कण होते हैं वो घने होते हैं, यानी कि बहुत सटे सटे होते हैं। यही कारण है कि ठोस में सबसे पहले ध्वनि की चाल होती है। उसके बाद द्रव में होती है। द्रव में जो है कण जो है थोड़े दूर दूर होते हैं दोस्तों, यही कारण है कि ठोस के बाद द्रव में होते हैं ध्वनि की चाल होती है। गैस में जो है, गैस में और दूर दूर, द्रव की अपेक्षा जो है गैस में कण जो है और दूर दूर होते हैं। यही कारण है कि गैस में बाद में होती है ध्वनि की चाल। आगे देखते हैं अब इसमें निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। जैसे देखते हैं इसमें अगर निर्वात का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो निर प्लस वात होगा। निर का अर्थ है दोस्तों नहीं है और वात का अर्थ है वायु। जहां पर वायु नहीं, निर्वात में ध्वनि नहीं चलती, यानी कि वायु नहीं है, निर्वात में वायु न होने के कारण इसमें जो है ध्वनि नहीं चलती। आगे है तापमान।
तापमान, ताप जहाँ ज्यादा होगा वहां पर ध्वनि हमारी ज्यादा होगी। ताप जहाँ ज्यादा होगा वहां पर हमारी ध्वनि ज्यादा होगी, यानी कि जो कण होते हैं वो काफी गर्म हो जाते हैं, इन्हीं कारण से जो है ध्वनि हमारी ज्यादा होती है। और घनत्व जो है, घनत्व का अर्थ है दोस्तों घने, काफी कण जो है ये घने होते हैं। घनत्व अगर ज्यादा होगा तो वहां पर ध्वनि हमारी कम होगी, अगर घनत्व कम है तो वहां पर हमारी ध्वनि ज्यादा होगी। आर्द्रता यानी कि नमी देखते हैं तो इसमें नमी अगर ज्यादा है तो वहां पर ध्वनि ज्यादा होगी, और नमी अगर कम है तो वहां पर ध्वनि हमारी कम होगी। अब देखते हैं आगे ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन क्या है? तो आवाज का किसी सतह से, आवाज का किसी सतह से टकराकर वापस लौटना ही ध्वनि का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखते हैं इसमें ट्रेन की सीटी, ट्रेन की सीटी का दूसरी दिशा में सुनाई देना। आगे देखते हैं अब श्रवण प्रास। श्रवण प्रास इसमें देखते हैं मनुष्य में ध्वनि की एकता का, मनुष्य में ध्वनि की एकता का परिसर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। आगे देखते हैं इसमें ध्वनि तरंगों को आवृत्तियों की परास के आधार पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला देखते हैं इसमें श्रव्य तरंगे। श्रव्य तरंगे जो होती हैं ये 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, और ये जो मानव होते हैं, मानव को सुनने के लिए ये आवाजें काफी हद तक अच्छी होती हैं, यानी कि इन आवाजें इन्हीं 20,000 से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जब ध्वनि होगी तब मनुष्य सुन सकता है। और दूसरा देखते हैं अश्रव्य तरंगे। अश्रव्य तरंगे क्या है? 20 हर्ट्ज से जब कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से अगर कम है आवाज में, जब कम है तो वो सब कौन कौन से जानवर सुन सकते हैं? तो इसमें गैंडा हो गया, हाथी हो गया, मोर, व्हेल, दरियाई घोड़ा, ये सब जो है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को भी सुन सकते हैं। आगे है प्रश्रव्य तरंगे। इसमें क्या है? 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक है, 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक तरंगे हैं तो इसको बिल्ली, कुत्ता, डॉल्फिन, चमगादड़ ये सभी सुन सकते हैं। अब आगे देखते हैं सोनार। सोनार क्या है? सोनार में प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में प्रश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है पानी के जहाजों में समुद्र की सतह के अंदर चट्टानों, पनडुब्बियों, हिमखंडों आदि का पता लगाया जाता है सोनार के द्वारा। अब देखते हैं आगे सुपरसोनिक। सुपरसोनिक क्या है? यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यदि कोई वस्तु ध्वनि की चाल से अधिक चाल से गमन करती है तो उसकी चाल सुपरसोनिक चाल कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं अब प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? इसका उपयोग ध्वनि की चाल ज्ञात करने में किया जाता है, अल्ट्रासोनिग्राफी में किया जाता है। इसका उपयोग ध्वनि की चाल ज्ञात करने में किया जाता है, करने में, और अल्ट्रासोनिग्राफी में भी किया जाता है इसका उपयोग प्रतिध्वनि का। आगे देखते हैं अब संगीतिक ध्वनि। संगीतिक ध्वनि तथा शोर ये क्या होते हैं? तो वह ध्वनियां जिनमें निश्चित आवृत्तियों के नियमित स्वर होते हैं। संगीतिक ध्वनि होती है जो ध्वनि अनियमित कंपनों द्वारा उत्पन्न होती है, वह शोर कहलाती है। प्रश्नोत्तर देते हैं। पहला प्रश्न इसमें ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आवृत्ति पर, बी है तरंग दैर्घ्य पर, सी है वेग पर, और डी है तीव्रता पर। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए सही है, आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए है ध्रुवण पर, बी है परावर्तन पर, सी है व्यतिकरण, और डी है विवर्तन। तो ऑप्शन हमारा इसमें ए है ध्रुवण, ए सही है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है पराबैंगनी किरणें, बी है रेडियो तरंगे, सी है एक्स किरणें, और डी है वायु में ध्वनि तरंगे। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें सही है,
वायु में ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की कंपनों की आवृत्ति घटती है और उसका आयाम बढ़ता है तब ऑप्शन ए है तारत्व बढ़ता है लेकिन प्रबलता घटती है, बी है तारत्व घटता है लेकिन प्रबलता बढ़ती है, सी है उत्पादित ध्वनि का तारत्व और प्रबलता दोनों घटते हैं। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। तो आंसर है इसका 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है इसमें लगभग 5 डेसिबल, बी है लगभग 10 डेसिबल, सी है लगभग 30 डेसिबल और डी है लगभग 100 डेसिबल। तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, लगभग 30 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। ऑप्शन ए है H2 गैस में, बी है N2 H2 गैस में, बी है N2 में और सी है O2 में। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही है, H2 गैस में। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग महत्तम होता है। ऑप्शन ए है निर्वात में, बी है धातु में और डी सी है हमारा द्रव में। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, इसमें धातु में यानी कि महत्तम यानी कि अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर का कारण किया जा सकता है। ऑप्शन ए है तारत्व, प्रबलता और ध्वनि गुणता, बी है केवल ध्वनि गुणता और सी है केवल प्रबलता। तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, केवल ध्वनि गुणता। क्वेश्चन है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं। ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश, बी है इंफ्रारेड और सी है माइक्रोवेव। तो ऑप्शन हमारा इसमें से सी वाला सही है, माइक्रोवेव होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की तीखी आवाज डांट डांट के कारण होती है। ऑप्शन ए है नीची आवृत्ति, बी है उच्च आवृत्ति और सी है तीखी स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें बी सही है, उच्च आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, वायु में स्रोत और परावर्तक के बीच लगभग न्यूनतम दूरी होनी चाहिए ताकि प्रतिध्वनि को सुना जा सके। ऑप्शन ए है 10.2 मीटर, बी है 12.5 मीटर, सी है 15.0 मीटर और डी है हमारा 17.2 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो ऑप्शन हमारा डी सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है? ऑप्शन ए है फैरड और बी है पॉइंज, सी है हर्ट्ज और डी है अर्ग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है इसमें? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, हर्ट्ज। और अगला क्वेश्चन है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ऑप्शन ए है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, बी है 1 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड, सी है 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड और डी है 1 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? तो ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी डाट होती है। ऑप्शन ए है तरंग दैर्घ्य, बी है आवृत्ति, सी है वेग और डी है आयाम। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, तरंग दैर्घ्य। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई में होता है? ऑप्शन ए है मैक, बी है नाट, सी है रिक्टर और डी है हर्ट्ज। तो इसमें ऑप्शन ए सही है दोस्तों, मैक। अगला क्वेश्चन है,
पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि की चाल से, बी है प्रकाश की चाल से, सी है ध्वनि की चाल से अधिक और डी है ध्वनि की चाल से कम। तो ऑप्शन इसमें हमारा कौन सा सही है? तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है, ध्वनि की चाल से अधिक। अगला क्वेश्चन है, डाट डाट से अधिक प्रबलता का शोर मानव शरीर के लिए कष्टदायक है। ऑप्शन ए है 10 डेसिबल, बी है 30 डेसिबल, सी है 60 डेसिबल और डी है 80 डेसिबल। तो ऑप्शन हमारा इसमें डी सही है, 80 डेसिबल। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।